बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है, जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी निर्देशन एवं परामर्श। तो इस सब्जेक्ट से हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों को लेकर के बात कर रहे थे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। यहाँ पर अगर हम बात करें कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किस तरह के प्रश्न रखे गए हैं, तो इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कराया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट्स से हैं, तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन आंसर को रखा गया है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो आपके यूनिट वाइज रहेंगे। यानी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 16 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात कर रहे थे। प्रीवियस 3 पार्ट में यानी 3 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पर हमने लगभग 19 लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के उनके आंसर के साथ बात की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से वो प्रश्न थे जिनको शामिल किया गया था वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरह से यहाँ पर आप देखते जाइए 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे है 11, 12, 13, 14, 15, फिर है 16 नंबर का, 17, 18 और 19 तक हम 3 पार्ट में डिवाइड कराकर आंसर भी इनके बता चुके हैं। और आज का यह पार्ट हमारा लास्ट है, यानी ये जो आएगा पार्ट ये आपका 4 रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर जो हैं कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो है, यानी 4 पार्ट में आपका पूरा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर कंप्लीट करा दिया गया है। और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्लेलिस्ट देखेंगे, लाइन से आपको 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे। बस उन 4 से 5 वीडियोस को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखेंगे अपने इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 20 को। तो आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 20। तो दिया है परामर्श कार्यविधि में परामर्शदाता की भूमिका की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ अ काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा रोल ऑफ काउंसलर, क्या है परामर्शदाता की भूमिका। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं, जैसे E.G. विलियम ने इसका वर्णन कुछ इस तरह से किया है। इसमें पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन हैं, आप पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्ति या छात्रों को उनके व्यवहार परिवर्तन में सहायता करना। ठीक है, ये होती है भूमिका परामर्शदाता की। इसके पॉइंट के अंतर्गत भी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, तो हम मेन पॉइंटों को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति या छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने में सहायता, टू हेल्प पर्सन या स्टूडेंट्स इन मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं जिसमें परामर्शदाता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, सूचनाएं एकत्र करना एवं उनका परीक्षण करना। ठीक है, ये काम भी परामर्शदाता का होता है या उसकी भूमिका होती है। इसके अंतर्गत आप चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा और बना के भी चीज़ें लिख सकते हैं अगर आपको पॉइंट याद होंगे। प्रश्न पूछना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5, सूचना प्रदान करना या सुझाव देना। 6 पॉइंट है सेवाओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना या सेवार्थी को सूचनाएं करके है। ठीक है, सेवार्थी को सूचनाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7, सेवार्थी के विषय में सूचनाओं की व्याख्या। 8 पॉइंट है सेवार्थी के सामाजिक वातावरण के विषय में सूचना उपलब्ध कराना। 9 पॉइंट है मानव व्यवहार से संबंधित प्रत्ययों के विषय में सूचना प्रदान करना। 10 पॉइंट है सेवार्थी के विषय में सूचनाएं एकत्र करना। 11 पॉइंट है सेवार्थी के प्रासंगिक संबंधित वातावरण के विषय में सूचनाएं एकत्र करना।
12 पॉइंट है सलाहकार के रूप में परामर्शदाता। 13 पॉइंट है सेवार्थी से संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं, यानी पॉइंट 14 है निर्णय प्रक्रिया के विषय में सूचना प्रदान करना। 15 है मानकीय आंकड़े एकत्रित करना। तो दोस्तों ये थे 15 पॉइंट्स अगर हम परामर्शदाता की भूमिका के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इसके अंतर्गत जो है चीज़ें याद करें, आप इन हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और अंतर्गत तो आप खुद से भी बना करके चीज़ें लिख सकते हैं अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, रटने का टाइम नहीं है क्योंकि आप इतना सारी चीज़ें हैं रट नहीं पाएंगे, आप इन्हें पढ़ लीजिए ध्यान से और अंतर्गत अपने हिसाब से अब मेंशन कर दीजिएगा। तो ये था रोल ऑफ काउंसलर इन काउंसलिंग, किस तरह से भूमिका निभाता है परामर्शदाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 20 के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य क्या हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखे होंगे तो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार हम इसको लेकर के बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बस से थोड़ा सा घुमा देता, कहीं आवश्यकता पूछेगा, कहीं सिर्फ कार्य पूछ लेगा, कहीं उद्देश्य। तो निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य क्या हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्या है, यानी नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम इन सभी पॉइंटों को लेकर के डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार 1-2 पॉइंट इसमें देख लेते हैं। दिया है किशोरावस्था आयु वर्ग के बालकों के व्यवहारों एवं गुणों का विकास विशिष्ट प्रकार से होता है तथा उनकी समस्याएं भी विविध प्रकार की होती हैं। उनकी समस्याओं के समाधान में इन केंद्रों की विशेष आवश्यकता है। निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था नियोजित ढंग से की जाए तो उनके कार्य भी सृजनात्मक तथा सामाजिक उपयोगपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट है कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्र तकनीकी विषय के छात्रों को उद्योग संबंधी कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास करता है। यह तकनीकी विशेषज्ञों में गुणवत्ता लाने का प्रयास करता है। तकनीकी विशेषज्ञों में अपेक्षित गुणों एवं व्यवहारों का विकास किया जाता है। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता के कई सारे पॉइंट हैं, यानी 3, 4, 5 तक हैं। इन पॉइंटों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता। चलिए उद्देश्य क्या है इनके, तो उद्देश्य में 3 पॉइंट हैं। पहला है शैक्षिक निर्देशन देना, ठीक है, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन देना, और तीसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन एवं परामर्श देना। तो ये हो गया निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के उद्देश्य। ठीक है, तो इनके बारे में एक्सप्लेन भी किया है, यानी शैक्षिक निर्देशन देना, इसमें चीज़ें हैं, पॉइंट हैं। और नेक्स्ट है ये पॉइंट 5 करके हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। दूसरा व्यावसायिक निर्देशन देना, इसमें 3 पॉइंट तक दिए हैं। और तीसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन एवं परामर्श देना, इसमें भी 5 पॉइंट है। अलग अलग भी पूछ सकता है, तो इन पॉइंटों को आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य हो गए, आवश्यकता हो गए, और कार्य अब देख लेते हैं। कार्य ये 4 प्रकार के हैं निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्यों के अंतर्गत। पहला है भौतिक सुविधाओं का विकास करना, दूसरा है निर्देशन व परामर्श क्रियाओं की व्यवस्था करना, तीसरा है केंद्र का अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, चौथा है केंद्र के कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रभाव का आकलन करना। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्यों के। हो सकता है क्वेश्चन में कह दे कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों के अंतर्गत चीज़ें दी हैं, यानी ये जो 4 पॉइंट हैं इसके अंतर्गत भी पॉइंट हैं। जैसे भौतिक सुविधाओं में क्या आएगा कि आवश्यक संसाधन, साज सज्जा, मेज कुर्सी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। वहीं भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक परीक्षण करके दिया है, रजिस्टर तथा उपकरणों को पहचाना, उनकी व्यवस्था करना। तीसरा है कार्यकर्ता के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, ये भौतिक हो गया। उसके बाद निर्देशन व परामर्श क्रियाओं की व्यवस्था में आएगा कि छात्र संबंधी सूचनाएं प्रदत्तों का रख रखाव करना। आगे है रोजगार व व्यावसायिक अवसरों व सूचनाओं को एकत्रित करना तथा उनका प्रसार करना। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, यानी पॉइंट 10 तक दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से जो पॉइंट सही लगे आप कवर कर लीजिएगा। और इसी तरह से 3rd पॉइंट है केंद्र का अन्य संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
ठीक है, विद्यालय संस्थाओं तथा केंद्रों से संपर्क स्थापित करना, ये पॉइंट हो जाएंगे। और लास्ट है केंद्र के कार्यक्रमों के संचालन एवं प्रभाव का आकलन करना। तो इसमें भी 4 पॉइंट हैं। तो दोस्तों ये हो गए 4 पॉइंट। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर तो बात हो गई। अगर हम बात करें निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्य, उसके बाद उद्देश्य और लास्ट में आवश्यकता, इन तीनों के बारे में पूछा था कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इन तीनों से किसी मतलब अलग तरीके से भी पूछ ले। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा है कि शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति एवं कार्यों पर अपने विचार प्रकट कीजिए, यानी स्टेट योर व्यूज ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति और कार्य क्या हैं, इन पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा, तो दोस्तों ये रहा शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। चूँकि प्रकृति पूछी है तो इसके अर्थ में इसकी प्रकृति हम ढूंढ लेंगे कि क्या प्रकृति होगी। तो देख लेते हैं, शैक्षिक निर्देशन सेवा का एक, आप ऐसे ही प्रकृति डाल करके इन चीज़ों को मेंशन कर दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे शैक्षिक निर्देशन सेवा का एक अति महत्वपूर्ण प्रकार है। यह छात्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्र एक छोटा बच्चा विद्यालय में जब एक छोटा बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे घर परिवार के वातावरण से विद्यालय का वातावरण बिल्कुल नया मिलता है। इस नई विद्यालय वातावरण में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति की चीज़ों को ही बता रहा है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है। इन समस्याओं के कारण प्रत्येक छात्र विद्यालय वातावरण में अपने को समायोजित करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए छात्रों के विकास हेतु अनुकूलन परिस्थितियां एवं विकास के अवसर उत्पन्न कराने के लिए तथा विद्यालयी वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु विद्यालय में योग्यता विकसित करने, जागरूकता व संवेदना उत्पन्न करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी निर्देशन के द्वारा वह अधिगम के निर्धारित उद्देश्यों, परिस्थितियों एवं उपकरणों आदि का चयन करने में स्वयं सक्षम बनता है। यही निर्देशन शैक्षिक निर्देशन है। तो दोस्तों जो अर्थ है वही इसकी प्रकृति है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और प्रकृति वाली चीज़ें आप अपने आप से लिख सकते हैं। अगर बुक में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज चीज़ें खुद से बना करके लिख सकते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन की प्रकृति पूछी है तो शैक्षिक निर्देशन का जो अर्थ दिया है उसी से उसकी प्रकृति आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य पूछा था कि कौन कौन से कार्य हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के जो कार्य हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति निर्देशन शिक्षा का अविभाज्य एवं अनिवार्य अंग है। मुख्य रूप से शिक्षा को हम इनके 3 स्तरों में या कार्यों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो प्रीवियस वीडियो मैंने प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और महाविद्यालय स्तर, इन तीनों को लेकर के बात की थी कि ये कार्यों में कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन हमने कहा था कि इसके डायग्राम को लेकर के भी बात करेंगे। तो देखते हैं प्राथमिक स्तर जो कि है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, उसके बाद माध्यमिक 9 से 12 और महाविद्यालय है स्नातक से लेकर परास्नातक तक। तो इसमें आप कुछ इस तरह से डायग्राम वगैरह मेंशन करके चीज़ें लिख सकते हैं। यानी जो शैक्षिक निर्देशन के कार्य पूछे तो कार्यों में आप 3 का वर्णन करेंगे, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे ऐसे ही बिल्कुल आप बॉक्स बना करके कार्यों का और ऐसे ही बिल्कुल डिफाइन कर देंगे चीज़ें, ठीक है। यानी 4 पॉइंट हैं तो इन चारों पॉइंटों को आप देख लीजिए। बिल्कुल आप अगर डायग्राम के माध्यम से चीज़ें बताते हैं तो मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि 16 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन है और आपको मिलेंगे कितने, 14 से कम नहीं मिलेंगे, हो सकता है 15 भी मिल जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं है मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राथमिक स्तर का डायग्राम बना करके ये चीज़ें मेंशन करिएगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर जो होंगी चीज़ें, यानी शैक्षिक निर्देशन के मुख्य कार्य माध्यमिक स्तर पर, तो इसमें कितने पॉइंट हैं, 3 2 5 पॉइंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं हो रहे तो पढ़ लीजिए। बॉक्स बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। और
चीज़ें अपने आप से बना कर लिख दीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको रटिए बैठ के, बिल्कुल टाइम नहीं बचा तो आप इन्हें पढ़िए और अपने हिसाब से जैसे जो पॉइंट याद आए उस समय वो पॉइंट आप ऐसे बॉक्स में बना करके लिखिएगा। माध्यमिक स्तर हो गया, उसके बाद उच्च स्तरीय या शैक्षिक निर्देशन के कार्य भी हैं। तो चूंकि इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें पॉइंट वाइज चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट वाइज चीज़ें, तो आप बिल्कुल वैसे ही बॉक्स यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे पॉइंट वाइज चीज़ें इसमें मेंशन कर दीजिएगा। देखिए ऐसे ही कुछ बॉक्स बना है, मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया, ठीक है, आप स्केल वगैरह से पेंसिल से या पेन से बना लीजिएगा। और ये पॉइंट जो 5 हैं इनमें से 4 पॉइंट या 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए और उनको इंक्लूड कर दीजिएगा। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जो है पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपको याद आए, ये नहीं कहती कि आप रटिए बैठ के। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को हमने लेकर के बात कर ली है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था कि वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर अ गाइडेंस प्रोग्राम इन अ सेकेंडरी स्कूल इन द लाइट ऑफ करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम देख लेते हैं कि वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम किस तरह से है, ठीक है। तो 23 का आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एट सेकेंडरी लेवल। जोन्स के अनुसार इन्होंने बताया कि जब माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि स्टाफ के सभी सदस्य यह समुचित रूप से समझ लें कि यह एक सामूहिक कार्य है तथा यह तभी संगठित की जाती है जब सभी उसमें सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं। विद्यालय प्रशासन को सर्वप्रथम इस सेवा का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें कौन कौन से कार्य हैं या किन किन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, तो पहला है संकाय निर्देशन समिति यानी फैकल्टी गाइडेंस कमेटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है विद्यालय का प्रधानाचार्य यानी हेड मास्टर ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है परामर्शदाता यानी काउंसलर, ठीक है। ये पॉइंट आप देख लीजिए, आप इसके अंतर्गत चीज़ों को पढ़ करके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कौन शामिल होगा, अगला शामिल होगा शिक्षक यानी टीचर, ठीक है। उसके बाद कौन शामिल होगा, ये सारे स्टेप्स भी कह सकते हैं आप, या प्रोसीजर से भी कंसीडर कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक यानी स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो भी होंगे। उसके बाद विद्यालय का स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, लाइब्रेरियन, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इतने पॉइंट होंगे, यानी 7 पॉइंट ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। आप इन पॉइंटों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो दोस्तों ये था, अगर हम बात करें यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का संगठन, ठीक है। चूँकि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम की रूपरेखा, तो बिल्कुल यही रूपरेखा आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुवर्ती सेवा से आप क्या समझते हैं? विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप सर्विसेज, हाउ कैन फॉलो अप स्टडी बी डन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव लेफ्ट द स्कूल। तो चलिए अनुवर्ती सेवा क्या है इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अनुवर्ती सेवा यानी फॉलो अप सर्विस। क्या है फॉलो अप सर्विस? तो इसमें दिया है अनुवर्ती सेवा का गठन छात्रों को विद्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या जीविका में उत्तम समायोजन कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है, या करने की दृष्टि से किया जाता है। आगे दिया है कि नियुक्त सेवा के मूल्यांकन में अनुगामी सेवा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुवर्ती सेवा को निर्देशन कार्यक्रम जो मिलना चाहिए वही भली भांति नहीं मिल रहा। इसको परिभाषित किया है रोयबर, स्मिथ तथा एरिक्सन ने।
इन्होंने बताया कि अनुवर्तन सेवा समिति का संबंध विद्यालयों के साथ स्कूल में तथा स्कूल छोड़ने के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं के साथ होता है। यह अनुवर्तन सेवा समिति विद्यालयों के संपूर्ण या उनके शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भाग की उन्नति में रुचि रखती है। तो ये है फॉलो अप सर्विस। डाउनिंग ने भी इसकी परिभाषा दी है, ठीक है। मायर्स ने दी है, परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। मायर्स ने लिखा है कि इन्होंने कहा कि अपने लेख में अनुवर्ती क्रिया को निर्देशित परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है, या पुत्र कहा है इन्होंने। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन भी सुटेबल है, आप लिख सकते हैं। डाउनिंग ने भी परिभाषा दी है। इस तरह से अनुवर्ती सेवाओं के बारे में कई सारी चीज़ें जो हैं वह परिभाषित की गई हैं। तो इन्हें आप खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुवर्ती सेवा हो गई। फिर आगे क्वेश्चन में दिया था कि विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अनुवर्ती सेवाएं किस प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे। तो अनुवर्ती के जो प्रकार हैं, एग्जाम में पूछ सकता है अनुवर्ती सेवा के प्रकार कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ फॉलो अप सर्विस, या उसके अंतर्गत की चीज़ों को पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अनुवर्ती सेवाओं का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया है कि शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की अनुवर्ती सेवाओं में आप क्या लिखेंगे। इसमें लिखेंगे विद्यालयों में अपव्यय की समस्या गंभीर हो गई है, अतः अनुवर्ती सेवाओं का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। परामर्शदाताओं द्वारा इन छात्रों व उनके अभिभावकों से संपर्क कर उन कारणों का पता लगाना जिसके कारण वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर रहे हैं। इसमें और भी पॉइंट हैं, जैसे आगे दिया शिक्षा पूर्ण करके विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी, ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि भूतपूर्व छात्रों की उपलब्धियों एवं उनकी स्थिति की समीक्षा करने से प्रशिक्षण और उसके उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं दूसरा पॉइंट है विद्यालय पूर्व छात्रों से प्राप्त सूचनाओं से विद्यालय की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा क्या है। तो इसे भी देख लेते हैं, ये भी पूछ सकता है। दिया है कि परामर्शदाता के द्वारा तैयार की गई योजना पर छात्रों ने कितना अमल किया है, उनका वर्तमान में समायोजन किस प्रकार का है, आदि प्रश्नों के उत्तर इन अनुवर्ती सेवाओं द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार भी हैं और तीनों के बारे में किसी के बारे में भी पूछ सकता है। जैसा कि इस बार पूछा था कि विद्यालय पूर्व छोड़ने वाले छात्रों की अनुवर्ती सेवाएं क्या हैं, ठीक है। तो इनमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी अनुवर्ती सेवा का प्रकार क्या है, यानी अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। तो परिभाषाएं आप 2 याद कर लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, परिभाषाएं आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात हो गई अनुवर्ती सेवा यानी फॉलो अप सर्विस के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया ना, अनुवर्ती सेवा से आप क्या समझते हैं, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 और 26, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। 25 है निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। पूछ सकता है कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है, यानी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो निर्देशन एवं परामर्श में अंतर पहले हम देखेंगे, फिर हम लास्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो निर्देशन क्या है और परामर्श क्या है, इन दोनों में अंतर हम देखेंगे। निर्देशन यानी गाइडेंस, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है, वहीं परामर्श यानी काउंसलिंग का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन की आवश्यकता सामान्यतः सभी व्यक्तियों को होती है, वहीं परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें विशेषतः शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम निर्देशन की बात करें तो प्रायः निर्देशन व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है, यानी इन दोनों में कोई भी हो सकता है। परामर्श की प्रक्रिया प्रमुख रूप से सामूहिक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन समय, शक्ति एवं वित्तीय रूप से मितव्ययी होता है, यानी कम खर्चीला होता है। वही परामर्श दीर्घकालिक यानी लंबा होने के साथ साथ खर्चीला भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 5 पॉइंट दिया है कि निर्देशन प्रमुख रूप से शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित होता है, वहीं परामर्श का संबंध मुख्यतः संवेगात्मक एवं समायोजनात्मक समस्याओं से है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है निर्देशनकर्ता प्रायः निर्देशन की विषय वस्तु को पहले से जानता है, वहीं परामर्शदाता की बात करें तो परामर्शदाता पहले से परामर्श की विषय वस्तु को नहीं जानता। 7 पॉइंट है निर्देशन में साक्षात्कार लेना अनिवार्य है,
वहीं परामर्श में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है। 8 पॉइंट है, निर्देशन प्रदान करने के लिए प्रार्थी एवं निर्देशनकर्ता के मध्य घनिष्ठता होनी आवश्यक है। वहीं परामर्श प्रदान करने हेतु परामर्शदाता में प्रार्थी के मध्य संबंध या घनिष्ठता होना जरूरी नहीं है। 9 पॉइंट है, इसकी प्रकृति समस्या निवारणात्मक होती है, वहीं परामर्श की प्रकृति उपचारात्मक होती है। 10 पॉइंट है, निर्देशन का दृष्टिकोण व्यापक एवं बहिर्मुखी होता है, वहीं परामर्श का दृष्टिकोण संकीर्ण एवं अंतर्मुखी होता है। 11 पॉइंट है, निर्देशन में व्यक्ति के निर्देशन की गोपनीयता नहीं रहती या कम रहती, वहीं परामर्श में प्रायः व्यक्ति से संबंधित जानकारियों को गुप्त रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे 11 पॉइंट्स। अगर हम बात करें निर्देशन एवं परामर्श में अंतरों की, तो ये 11 जो है आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। इन डिफरेंसेस को आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनमें अंतर पूछा जा सकता। अंतर सिर्फ 2 में ही पूछा जा सकता। ये तो पहले में अंतर था, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर, और दूसरा है निर्देशात्मक परामर्श एवं अनिर्देशात्मक परामर्श। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट है 26 की निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग ये आपका हिंदी में भी लिख के दे सकता है और इंग्लिश में तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा निर्देशात्मक परामर्श एवं अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो दोनों में अंतर देखेंगे और अंतर से इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो पहला है निर्देशात्मक परामर्श और दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श। डायरेक्टिव काउंसलिंग में हम देखेंगे पहला पॉइंट, परामर्श का यह प्रकार परामर्शदाता पर केंद्रित होता, वहीं अनिर्देशात्मक में परामर्श का यह प्रकार परामर्श प्राप्तकर्ता या सेवार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2, इसमें परामर्शदाता द्वारा सेवार्थी की समस्या हल करने में सहायता की जाती है, वहीं नॉन डायरेक्टिव में इस परामर्श में सेवार्थी स्वयं ही निर्णय लेता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें परामर्शदाता का व्यवहार प्रभुत्वपूर्ण होता है और इसमें परामर्शदाता का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। इसी तरह से 4 पॉइंट है कि परामर्शदाता का स्थान मुख्य एवं सेवार्थी का स्थान गौड़ होता है, वहीं सेवार्थी का स्थान मुख्य एवं परामर्शदाता का स्थान गौड़ होगा किसमें, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए या खुद से पढ़िए। ये टोटल यहाँ पर आपको 18 पॉइंट्स मिलेंगे इनके। तो 18 पॉइंट्स हैं, आप मिनिमम 12 पॉइंट्स याद कर लीजिए अगर लॉन्ग लिख रहे हैं तो, या फिर 15 लिख लीजिए अगर आपको सही लग रहे हो 15। वैसे तो 18 पॉइंट मैक्सिमम है, ठीक है। 15 आप कर लीजिएगा अच्छे से तैयार इन 15 पॉइंट्स को, और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनमें डिफरेंसेस को लिख सकते हैं, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। तो ये 2 तरह से अंतर थे, निर्देशात्मक परामर्श एवं अनिर्देशात्मक परामर्श। वहीं हम निर्देशन एवं परामर्श में अंतर, इन दोनों में हो सकता है एक पूछ लिया जाए, तो आपको अंतर ज़्यादा याद नहीं करने, बस इन दोनों में अंतर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दोनों ही अंतर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर चुके हैं अपने 16 इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों के बारे में चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 16 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं। 16 नहीं 26 हैं, मैंने गलती से 16 बोल दिए, लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं कि 16 ही है, क्योंकि 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेपिटेटिव हैं लगभग, ठीक है। तो अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने 26 बताया तो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, तो मैंने सबको इंक्लूड कर दिया ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सारे प्रश्न देख लीजिए। शाम को एक सुपर फास्ट रिवीजन रख दिया जाएगा, जहां पर आपको इन प्रश्नों की संख्या कम करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो शाम का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर इन प्रश्नों की संख्या को कम करके चीज़ें बता दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद और आशा है कि आपका आने वाला जो पेपर है, जो आपका आने वाला कल है, वो बढ़िया हो, बढ़िया से आप पेपर दे करके आएँ और कमेंट द्वारा बताएं कि मैम पेपर कैसा गया।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।